हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी भाषा बोध का संपूर्ण सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले प्रश्न बैंक का। तो यहाँ पर वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही सभी विषयों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही यदि आपने काव्य बोध या अभिव्यक्ति और माध्यम, गद्य और पद्य खंड नहीं लिखा है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाइए फटाफट लिख लीजिए। और साथ ही मैंने ये सारे वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए, तो यदि आपको कोई दिक्कत जा रही तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे वीडियो ऐड है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, सभी विषयों की अपलोड है, वहां पर आप देख सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं। भाषा बोध पूरा हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ बताना है हमें सिर्फ क्या होता है। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य, मतलब जो कार्य बहुत कठिन होता है उसको सिंपली हम मुहावरे में व्यक्त करेंगे तो टेढ़ी खीर है, यह कार्य बहुत कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है रति, यानी कि क नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, जबकि यहाँ पर अगले वर्ष भोपाल जाएगा, तो ये काल संबंधी क्या हो गई, अशुद्धि, यानी बात करें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसी काल संबंधी गलतियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगले वर्ष गया था मतलब यहाँ पर पिछले वर्ष आना था, तो ये काल संबंधी गलती हो रही, तो ख नंबर का उत्तर बिल्कुल इसका सही है, काल संबंधी। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न ये पूछा गया, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत दिन में मिलना, ये होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर सी नंबर का, यानी कि बहुत दिनों बाद कोई मिलता है तो उसको कहते हैं तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यह सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कवित्री की शुद्ध वर्तनी, एक तो आशीर्वाद, उज्ज्वल और कवित्री, ये तीनों प्रश्न बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार करें। तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा पूरे क्वेश्चन में, तो सही जो होंगी वो आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले कव, फिर ईत्री, यानी कि कवित्री हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ हो गए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति जो कि 1 अंक वाले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, लोकधन उक्ति से क्या तात्पर्य, यानी किस शब्द की उत्पत्ति से बना है। तो यहाँ पर बहुत जनरली आप बता सकते हैं लोकोक्ति से बना है, तो सही उत्तर इसका लोकोक्ति हो जाएगा। क्या मोहन भोपाल जाएगा, क्या यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक है ना कि पूर्ण विराम, तो सही उत्तर क्या आएगा, प्रश्नवाचक। माधुर्यता का शुद्ध क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये माधुर्य आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य। वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, तो वाक्य के अंत में आपको पता होगा क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम। इसका अर्थ समझा जाता है कि वाक्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सावधान 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका आपको बताना है। तो जो मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है आपको ध्यान से नोट करना है, सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। तो ये आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सबको एक समान मतलब एक समान माना जाता है, या एक दृष्टि से सभी को समझा जाता है, तो सबको एक समान समझकर व्यवहार करना, ये आपको पूरा उत्तर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। या फिर एक समान समझना भी आप लिख सकते हैं यदि इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो। यह गौतम और गांधी का है, क्या है ये, देश, भारत देश की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, देश। उसके बाद सत्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिया गया इसमें बताया है कि क्या यह चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, ये चिन्ह क्या है, अर्धविराम के लिए प्रयोग होता है। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं, तो ये सत्य है, लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या होता है, कहावत ही होता है। तीसरा है, आपका दर्शन हुआ, शुद्ध वाक्य नहीं, आपके दर्शन हुए, अशुद्ध है ये, ऐसा होना चाहिए था, आपके दर्शन हुए। मुझे बाजार जाना है, क्या शुद्ध वाक्य है, तो बिल्कुल सही वाक्य है ये, चौथे नंबर का। उसके बाद यहाँ पर अगला है, उज्ज्वल शब्द पूर्ण शब्द है, यहाँ पर आपको पूछा, तो ये क्या है, पांचवा प्रश्न इनकरेक्ट है। इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों के इनकरेक्ट आंसर आए थे। तो उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सही शब्द वर्तनी ये हो गई, ना कि ये, तो यहाँ पर आपको सुधार लेना है। अगला है छठवा, गंगा नदी सबसे पावन सरिता है, क्या ये शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। तो बिल्कुल ये गंगा नदी जो सबसे पवित्र सरिता है नदी होता है, तो सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद सातवां है, पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, बिल्कुल गलत है। देखिए अब यही वाला वाक्य लिखा है, तो इसमें कथन पूर्ण हो गया था, पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम करेंगे यहाँ पर।
तो पूर्ण विराम यहाँ पर आपको क्या लगाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम बता गया है। कॉमा जो आता है वो अल्प विराम के लिए आता है, तो यहाँ पर जो पूर्ण विराम है आपको देखिए यहाँ पर वाक्य पूर्ण खत्म हो गया तो पूर्ण विराम है, तो सातवां आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है युद्ध करना है, ये तो बिल्कुल आपको सही करेक्ट करना है। तो यहाँ पर टक्कर लेना, युद्ध करना, सब इसी के अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या है, कथन बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आपको सातवां और आठवां दोनों सत्य लिखना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं, सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है रात और दिन, रात दिन दिया है सिर्फ, तो ये जो उदाहरण है ये द्वंद्व समास का होता है, रात और दिन हम इसको बताते हैं, तो द्वंद्व समास है। 3 13 होना यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है, बिखर जाना, पूरी तरह से टूट जाना, बिखर जाना। एकमात्र सहारा के लिए सबसे अच्छा मुहावरा आता है अंधे की लाठी। वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, मतलब वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। पवन का तत्सम क्या होता है, पवन, ये क्योंकि तद्भव और तत्सम शब्द से लिया गया है, तो ये सही जोड़ी मिलान हो गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनके मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ, आपको किस प्रकार से लिखना है। जो वेतन लेकर काम करता है वो क्या कहलाता है, उसे वेतनिक कहा जाता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वेतनिक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए, वाक्य को शुद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज गलती हो रही है, वो भी देख लेते हैं। केवल और मात्र दोनों का अर्थ एक ही है, या तो केवल प्रयोग करें या मात्र। तो यहाँ पर मुझे केवल 5 रुपए चाहिए ऐसा लिख सकते हैं, या मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से वाक्य को लिखा जा सकता है, या आपको यहाँ पर सीधे ऐसा लिखना है, मुझे 5 रुपए चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मुझे 5 रुपए चाहिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ, ये वाक्य को शुद्ध करना है, तो मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ, ये इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। परिश्रम करने वाले को परिश्रमी, व्यवसाय से संबंधित व्यवसायिक आता है, और जिसे क्षमा न किया जा सकते उसे अक्षम्य कहते हैं, और जो समाज की सेवा करे उसे क्या कहा जाता है, समाज सेवी। तो चलिए इसके और अच्छे से उत्तर देख लेते हैं, यदि आपको कोई डाउट है तो देखिए यहाँ से आप एक शब्द एक वाक्य, पहले जो वेतन लेकर काम करता हूँ वेतनिक, 5 रुपए चाहिए वाला जो केवल और मात्रा आ रहा था, दोनों का अर्थ एक है। उसके बाद मोहन को यहाँ पर किसका, भैंस का गर्म दूध पिलाना है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। परिश्रम करने वाला परिश्रमी। इसी प्रकार से व्यवसाय से संबंधित शब्द कौन सा है, व्यवसायिक। जो क्षमा करने योग्य ना हो वो अक्षम्य यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो समाज की सेवा करता हो क्या कहलाता है, समाज सेवी। उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न आपको पूछे गए हैं 2 अंक वाले, तो 2 अंक वाले प्रश्नों का हल देख लेते हैं। ये वाक्य आपको शुद्ध करना है। यहाँ पर वाक्य में आपको कृपया लिखा गया है, तो कृपया को हटा देंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कृपया जैसे हटेगा सही उत्तर हो जाएगा, शीघ्र पत्र देने की कृपा करें, सही उत्तर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ पर आपको अनेकों दिया है, उसको हटा के सिर्फ अनेक लिखना है। अनेक का ही अर्थ बहुत सारे होता है और अनेकों का भी और तो गलत हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर आपका ये हो गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये प्रश्न नंबर पहले का पूरा उत्तर पूर्ण हो गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर है, आपको विराम चिन्हों का यानी जो चिन्ह है उनका प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं दिए गए हैं, कहाँ पर लगाना है, देखिए अनेक बार मैंने उसे समझाया के बाद यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा, और हट ना करो के बाद पूर्ण विराम। अनेक बार मैंने उसे समझाया, हट ना करो, ये सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। आपका पत्र क्यों नहीं मिला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूर्ण विराम या कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर आपका पत्र क्यों, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों नहीं मिला, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगले को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, अल्प विराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण देकर बताना। चूंकि 2 अंक का प्रश्न है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अल्प विराम क्या होता है, एक विराम चिन्ह का एक प्रकार है, या चाहे तो पूरी डिटेलिंग भी अल्प विराम की कर सकते हैं, जिसका प्रयोग बहुत थोड़ी देर रुकना, जैसे शब्द में कहीं रुकना हो तो उसके लिए हम करते हैं। हल्का सा विराम यानी अल्प विराम इसके संकेत के लिए होता है। जैसे कि यदि बात करें शिवाजी महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष, यहाँ पर हम हल्का सा विराम लेते हैं अल्प विराम, तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है शिवाजी महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष है, बात इसकी हो रही, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको क्या बताना है, कुछ मुहावरे दिए हैं, 2 मुहावरे और उनके अर्थ साथ ही क्या बताना है, वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पर आपको पहला मुहावरा दिया गया इसी प्रकार से और दूसरा भी, तो दोनों मुहावरे के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंखों में धूल झोंकना होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ धोखा देना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है जो आपको बताने के लिए कहा गया। चलिए अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं।
वाक्य प्रयोग होगा आजकल ठग यानी कि जो करते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंक कर किसी भी व्यक्ति को आसानी से लूट लेते हैं। ये आपका वाक्य में प्रयोग होगा, ये हो गया आंखों में धूल झोंकने को। तो अब दूसरा है, यहाँ पर आपको पूछा गया है, दूसरा मुहावरा है गुड़ गोबर कर देना। यहाँ पर इसका अर्थ आपको पूछा है तो बना बनाया काम को बिगाड़ देना, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, कार्य पूर्ण ना होने से पहले ही विनोद ने गुड़ गोबर कर दिया, मतलब यहाँ पर जो कार्य है उसको बिगाड़ दिया। ये सही अर्थ हो गया हमारे प्रश्न का। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर जो आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, इसमें क्या है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो करने के लिए है स्पष्टीकरण, हम क्या करते हैं, देते हैं, तो स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, ये आपको सुधार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शीर्ष के पुष्प, यहाँ पर सही उत्तर यह है, शीर्ष के पुष्प मेरे मानस में हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। जबकि आपको क्वेश्चन में हिल्लोल से दिया गया है, हिल्लोल पैदा करते हैं शीर्ष के पुष्प मेरे मानस में, तो इसको सही सुधार के आपको लिखना है। ये हमने दोनों सुधार दिए, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर भी आपको कुछ मुहावरे लोकोक्ति दिए गए हैं, इनके आपको कहावत है, इनको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका अर्थ क्या होता है, आपसी फूट में नुकसान। घर का भेदी यानी आपसी फूट में नुकसान, इसका वाक्य प्रयोग सही से करना है। तो क्या होगा, राकेश ने अपने भाई की सारी नीतियां विपक्षी नेता को बता दी और वह जीत गया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि यहाँ पर ये पूरा उदाहरण बता गया, आपसी फूट के कारण उसका नुकसान हो गया। उसके बाद दूसरा भी दिया गया है, तो दूसरे यहाँ पर आपको दिया गया है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका सबसे पहले अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले अर्थ हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अनंत की तुमसे मित्रता तो एक दिखावा है, उसके तो मुंह में राम बगल में छुरी है। ये आपको सही उत्तर लिखना है। ये वाक्य प्रयोग भी हो गया और अर्थ भी हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको 3 अंकीय प्रश्नों से शुरुआत करना है। तो चलिए 3 अंकीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले विराम चिन्हों का प्रयोग और इसका महत्व यहाँ पर दिया गया, और साथ ही क्या करना है, आपको विराम चिन्हों को बताना है, उनके नाम भी लिखना है। तो पूरा प्रश्न देख लेते हैं। जो यहाँ पर पूरा बताया गया कि विराम चिन्हों का क्यों प्रयोग होता है, इसका महत्व क्या है, यदि नहीं लगाए तो क्या होगा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका अर्थ भी पूरा आपको लिखना है, क्योंकि विराम चिन्ह के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, और विराम चिन्ह यहाँ पर बहुत जो है वाक्य में परिवर्तन ला सकता है, उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। तो विराम चिन्ह देखिए, अब 3 अलग अलग एक वाक्य है, इनको 3 अलग अलग तरीकों से विराम चिन्ह लगाकर हम प्रयुक्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, या रुको मत जाओ और रुको जाओ। ऐसा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे जो निषेध है, नहीं, इनका अर्थ कैसा हो रहा है, यदि कोई चिन्ह नहीं लगाया जाए तो क्या अर्थ हो रहा है, चिन्ह लगाए तो क्या हो रहा है, और यदि हमने और एक इसको चेंज करा, रुको मत के बाद में यदि हमने कॉमा लगाया तो यहाँ पर और अर्थ हो सकता है। तो ये आपको चिन्हों को बताता है, इसकी महत्ता को बताता है ये। उसके बाद विराम चिन्ह के नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे जैसे कि अल्प विराम ये हो गया, अर्ध विराम इस प्रकार से होता है, पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह, ये आपको दिए गए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कोष्टक भी दिए गए, उद्धरण या अवतरण चिन्ह भी दिए गए, ये आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोप निर्देशक चिन्ह। यहाँ पर बताते हैं कई बार जो शब्द में लोप होता है तो आदेश दिया जाता है किसी बात का, लाघव यहाँ पर होता है, हंस पद भी बताते हैं हम, बराबर सूचक करते हैं, पुनरुक्ति बोध चिन्ह हो गया, ये समाप्ति सूचक चिन्ह भी होते हैं, इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सारे चिन्ह है, विराम चिन्हों का नाम भी लिखना था तो आप इनके चिन्ह भी बना सकते हैं, तो और बढ़िया रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको कुछ विस्तार करने के लिए कहा गया, उनमें से कोई भी एक, तो मैं यहाँ पर 2 बता दे रही हूँ, आपको जो अच्छे से याद हो जाए उनको लिख लीजिए, 2 में से कोई भी एक आपको लिखना है, कोई एक करने के लिए कहा गया। तो पहला है यहाँ पर इस प्रकार से, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसको पूरा विस्तार करना है, मतलब इस एक वाक्य से आपको क्या प्रतीत होता है, इस एक वाक्य में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस एक वाक्य से क्या कुछ हो सकता है, उसका पूरा, उसका अर्थ क्या समाया हुआ, पूरा आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, मातृभूमि माँ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो हमारे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इस संसार में जन्म देने वाली जननी या माँ होती है, और संसार में आने के पश्चात पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें संबंध, कि जननी और जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ है, इन दोनों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है।
ईश्वर के बाद कौन होती है? जननी होती है, जो हमें सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ होती है और हम जन्मभूमि पर निवास करते हैं। उसका अन्न, फल, दूध सभी हम ग्रहण करते हैं। इससे ही हमारा शरीर विकास करता है। इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों ही हमारे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, दोनों ही हमारे लिए सर्वाधिक उत्तम है और सर्वोत्तम है। ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक और देख लेते हैं, बैर का क्रोध अचार या मुरब्बा है। यहाँ पर क्रोध के बारे में बताया गया है कि यदि क्रोध आता है तो किस प्रकार से वो यहाँ पर बताता है। बैर, बैर यानी कि यहाँ पर घृणा, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो वो उससे क्या होता है, यानी कि ईर्ष्या यदि से किसी से करते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है, वो पूरा आपको इस एक वाक्य में प्रतीत हो रहा है। तो बैर क्रोध का स्थिर रूप है, यानी कि जिस प्रकार से आंवले, आम का मुरब्बा आंवले की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। आम का मुरब्बा जो होता है वो आम या आंवले की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादा बात करें तो टिकाऊ होता है। तो यहाँ से बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दोनों की बात करें तो यहाँ पर यदि किसी के मन में क्रोध हो या ईर्ष्या हो तो यहाँ पर हम यदि मनुष्य के मन में यदि वो रह जाए बहुत दिनों तक, तो वो लगातार मौके की तलाश में रहता है, देखता है कि कब वो अपना बदला ले सके। ये उसी के बारे में पूरा वर्णन एक वाक्य से हमें प्रतीत होता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको मुहावरे और लोकोक्ति में कोई भी 3 अंतर लिखने को कहा गया है। तो बहुत छोटे छोटे अंतर देख लेते हैं। सबसे बढ़िया इसमें क्या अंतर हो जाएगी? 3 अंतर। तो 3 अंतर में सबसे पहला अंतर हो जाएगा, मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश है, मतलब छोटे छोटे वाक्यों के अंश है। जैसे एक लाइन में बात करें, छोटे छोटे अर्थ जो हम प्रयोग करते हैं, बस हमें उतना ही कहना होता है, उतने में हमारा अर्थ पूरा कंप्लीट हो जाता है। जबकि कहावतें संपूर्ण वाक्य है। यहाँ पर पूरा वाक्य दर्शा देती है कौन? कहावतें, जिसे लोकोक्ति भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसका प्रयोग, यानी कि मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, मतलब ये जॉइंट होते हैं, स्वतंत्र हम अलग से नहीं कर सकते। जबकि लोकोक्ति या कहावतें हम क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा और मुख्य अंतर क्या है? मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। जैसे हम कितने बार मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर बहुत बार हमारा जो होता है वाक्य परिवर्तन हो सकता है, मतलब हम वाक्य को बदल सकते हैं। लेकिन लोकोक्ति या कहावते में क्या होता है? किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर सकते, जैसी लोकोक्ति उसके अनुसार उसे ढालना पड़ता है। तो ये 3 प्रमुख अंतर हो गए मुहावरे और लोकोक्ति में। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको जो लोकोक्ति है, कहावतें, तो यहाँ पे आपको तीनों प्रश्न में क्या बताना है? इनका अर्थ भी और वाक्य में प्रयोग भी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, छाती पर मूंग डलना, यानी जानबूझकर किसी को तंग करना। सुरेश ने रमेश से कहा, तुम अपना काम देखो, व्यर्थ में मेरी छाती पर क्यों मूंग डल रहे हो? ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद दूसरा भी पूछा गया आपको। तो यहाँ पे अगला मुहावरा आपको पूछा गया है, 3 तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो अब वाक्य प्रयोग आपको पूछा गया है, अब तुमने अति कर दिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से तुरंत 3 तेरा हो जाओ। ये वाक्य में प्रयोग हो गया और साथ ही इसका अर्थ हो गया, यानी भाग जाना। तो ये आपको लिखना है। तो ये दूसरे मुहावरे का अर्थ हो गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे का क्या अर्थ होता है। तीसरा आपको पूछा गया है, पहाड़ टूट पड़ना। तो पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ होता है अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना या संकट आना। ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसका वाक्य प्रयोग लिख देंगे, गांव में बाढ़ आ गई और सभी घर पानी के साथ बह गए, तब मानो गांव के सभी लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये आपको पूरा उत्तर लिखना है। इस प्रकार से हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं जो आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपको दिया गया, मैंने इसको यहाँ पर सुधार कर वाक्य प्रयोग कर दिए, यानी कि जो अल्प विराम है वो प्रयुक्त करा है और साथ में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर वो भी आपको लगाना है। जैसे कि यही तो के बाद में यहाँ पर आएगा अल्प विराम, थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ उसे अकेली सारी दौड़ भाग करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद पूर्ण विराम, हम लोग किस लिए हैं, कल ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक। इस प्रकार से आपको ये वाक्य को सुधार करना है। तो ये सारा पूरा हमारा सॉल्यूशन भाषा बोध का कंप्लीट होता है। इसी के साथ यदि आपने काव्य बोध, गद्यखंड, पद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम किसी भी विषय का सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से जाइए, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो सारे ऐड है, चाहे वो भाषा बोध, काव्य बोध, अभिव्यक्ति और माध्यम, गद्य हो, पद्यखंड हो, कोई भी हो। यदि आपने नहीं लिखा है तो फटाफट जाइए, वीडियो को देखिए और अच्छे से लिख लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। सारे विषयों के प्रश्न बैंक डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आपको यहाँ पर वीडियो को लगातार देखते रहना। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।